एक बार बता दे सबको, ये आवाज क्लियर आ रही है और वीडियो सबको साफ साफ दिखाई दे रही है या नहीं, कंफर्म कीजिए। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले कुछ थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने वाले, ठीक है। थ्योरी हमारा क्या है, ध्यान से समझना। ये थ्योरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होगा, कामयाबी साबित होगा, कारगर सिद्ध होगा, जो भी कहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये थ्योरी सबको सीखना है, ठीक है। देखिएगा, हम दो समीकरण लिख रहे हैं। पहले a1x प्लस b1y बराबर c1, इसको हम समीकरण एक मानते हैं। समझिएगा, a1x प्लस b1y बराबर c1, ये हो गया हमारा समीकरण एक। फिर एक लिख रहे हैं a2x प्लस b2y बराबर c2, ये हो गया समीकरण दो। जरा एक बार बता दीजिए कि इतना छोटा छोटा लिख जो रहे सबको साफ साफ दिखाई दे रही है या और बड़ा लिखे। एक बार बताइए कोई, ये जो लिख रहे इतना इतना सबको साफ दिखाई दे रही है ना, या और बड़ा लिखे। दिख रहा है, ओके। समझिएगा, हम दो समीकरण लिखे, एक a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। समझिएगा, इसी प्रकार क्या होता है, यानी कि पहला समीकरण में x के आगे का मान a1 कहलाता है, y के आगे का मान b1 कहलाता है, और बिना x y जो रहता है उसको हम लोग c1। फिर सेकंड समीकरण में x के आगे का मान a2 कहलाता है, y के आगे का मान b2 कहलाता है, और बिना x y वाला जो मान रहता है उसको हम लोग c2 कहते हैं। इसमें हम लोग तीन तरह के जो है प्रश्न को समझेंगे। पहला देखिएगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए, सब कोई अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा ताकि किसी का आवाज जो है नहीं आए, ठीक है। देखिएगा, अद्वितीय हल होने के लिए क्या करते हैं कि यदि ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं हो, यानी यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं हो, तो ये अद्वितीय हल कहलाते हैं, ठीक है। यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होते हैं, तो इसे हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे संगत भी कहेंगे, और क्या कहेंगे इसे हम, प्रतिच्छेदी भी कहेंगे। संगत और प्रतिच्छेदी इसका दूसरा नाम होता है, संगत और प्रतिच्छेदी, ठीक है। संगत और प्रतिच्छेदी, यानी समझिएगा, यदि a1 बटे a2 बराबर यानी डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहे, तो हम कहेंगे अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा, ये संगत होगा और प्रतिच्छेदी होगा। संगत क्या होता है बच्चों, संगत का मतलब समीकरण में x का मान तो निकलेगा लेकिन केवल एक मान निकलेगा, ठीक है। यानी समीकरण के एक हल होंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, संगत, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा। अगर हमारा रहे 2x प्लस 3y बराबर 5, ये हमारा समीकरण एक हो गया। फिर रहेगा हमारा 3x प्लस 2y बराबर 15, ये हो गया समीकरण दो। अब देखिएगा,
2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 15 है। इसमें अगर हम अनुपात करते हैं तो x के आगे का मान a1 और y के आगे का मान b1 और बिना x y वाला c1 कहलाएगा। उसी प्रकार x के आगे का मान a1 a2, y के आगे का मान b2 और बिना x y वाला c2 कहलाएगा। इसका अगर हम अनुपात करते हैं तो 2/3 बराबर ये क्या हो जाएगा 3/2 बराबर हमारा, तो देखिएगा इन दोनों में हमारा ये बराबर आया क्या, नहीं आया। यानी हम लिखेंगे 2/3 डाज नॉट इक्वल टू 3/2। वीडियो नहीं आ रहा है और वॉइस हल्का हल्का आ रहा है, क्या सबको वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रही है? बिल्कुल क्लियर है, ओके। अच्छा, वीडियो साफ दिखाई दे रही है, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, ओके ओके ठीक है। जिसे भी अगर सुनाई नहीं दे ना तो एक बार वीडियो कट करके फिर से जुड़ जाना, ठीक है। देखिएगा हम क्या बता रहे थे, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 15, तो देखिए 2/3 3/2, इसे भी हम ले सकते हैं 5/15। देखिएगा बराबर हुआ क्या, a1/a2 डाज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम क्या कहेंगे, यह समीकरण अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या है, यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो उसे अद्वितीय हल कहेंगे। और इसी का दूसरा नाम क्या है, संगत। क्या बोलेंगे, संगत है। या इसी को और क्या कह सकते हैं हम, प्रतिच्छेदी है। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। बोलिएगा, यहां तक सबको समझ में आया कि अद्वितीय हल किसे कहेंगे, संगत किसे कहेंगे, प्रतिच्छेदी किसे कहेंगे? जब ये क्या हो, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो उसी को कहेंगे अद्वितीय, उसी को कहेंगे संगत, उसी को कहेंगे प्रतिच्छेदी। बताइए सबको समझ में आया तो एक दबाएं। हाँ, ओके, तो इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब आगे जो प्रश्न आने वाले हैं इसी से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। इसको लिख लीजिए फटाफट सब कोई। जब सबका लिखा हो जाए तो 2 दबाते जाइएगा ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ लिखा हो गया। चलिए, कुछ कुछ छात्र छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि लिखा हो गया। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अभी हम लोग समझे कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए। अब हम इसे मिटा रहे हैं। अब देखिएगा, अब दूसरा कंडीशन समझेंगे, अनेक हल होने के लिए। अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, इसको समझना है। अनेक हल होने के लिए, ठीक है। देखिएगा, अनेक हल कब होगा प्यारे बच्चों, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। यानी a1
बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो हम कहेंगे अनेक हल होंगे। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनेक हल होंगे। और इसे हम लोग संगत भी कहेंगे कि यह संगत है। संगत का मतलब होता है कि x का मान निकलेगा, x और y का मान निकलेंगे। इसमें भी x और y का मान निकलेंगे तो ये संगत हुआ, इसमें भी x और y का मान निकलेंगे तो ये संगत हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ एक हल निकलता है, यहाँ हमारा अनेक हल निकलेंगे तो संगत कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे, संपाती, संपाती रेखा है। ठीक है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो हम बोलेंगे अनेक हल होंगे। इसी को संगत कहेंगे, इसी को संपाती रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, संपाती रेखा। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या है, जैसे हमारा 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 6y बराबर 12। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हम अनुपात निकालते हैं। आपको पता है कि x के आगे का मान A1, फिर नीचे वाले x के आगे का मान A2, यानी 2/4 बराबर 3/6 बराबर 6/12। जब हम इसको कटाएंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 6 एका 6, 6 दूनी 12, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए तीनों बराबर आया, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। और हम लोग जानते हैं कि जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 तीनों बराबर हो तो ये अनेक हल होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यह अनेक हल होंगे। कैसे लिखेंगे, अनेक हल होंगे। और क्या होंगे, अनेक हल होंगे, संगत होंगे, और क्या होंगे, संपाती होंगे, संपाती रेखा होंगे। बोलिए समझ में आया। जब तीनों का मान बराबर हो तो संगत हल होंगे, यानी इस समीकरण के अनेक हल होंगे इन दोनों के। यह दोनों समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती। तो बचा रही यहां तक समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक दबाएं। ओके, तो फटाफट लिख लीजिए इसको। बस बस समझ गए, समझ में आ गया। अब इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, लिखा भी हो गया। जिसका लिखा हो जाए 2 दबाते जाइएगा। चलिए, एवरेज विद्यार्थी का लिखा हो गया, यानी सब कोई लिख लिए। चलिए, एक और हम लोग पढ़ेंगे इसी में। अब हम इसे मिटाने जा रहे हैं। और द्वितीय हल के लिए एक बार समझ लीजिए, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो ये अद्वितीय हल होंगे, संगत होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। यदि क्या हो, तीनों बराबर हो तो अनेक हल होंगे, संगत होंगे, संपाती रेखा होंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कंडीशन। समझिएगा, तीसरा क्या होगा हमारा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होगा, समझिएगा। यदि हमारा क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 होंगे, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं होंगे। और याद रखिएगा बच्चों, जब ऐसा कंडीशन आएगा ना तो ये हमारा संगत नहीं होगा, ये असंगत होगा। और इसमें x का मान नहीं निकलेंगे। क्या होंगे,
कोई हल नहीं में से ये असंगत कहलाएगा, कोई हल नहीं होंगे असंगत कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, समांतर रेखा होंगे, समांतर रेखा होंगी, समांतर रेखा होंगी। और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, जैसे ट्रेन की पटरी। ठीक है, तो बताइए कोई हल नहीं होंगे का क्या कंडीशन होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा कि जब a1 बटे a2 बराबर होंगे b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे कोई हल नहीं होगा। तो और क्या होगा, असंगत होगा। और क्या होगा, समांतर रेखा होंगे, क्या होंगे, समांतर रेखा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2x प्लस 3y बराबर 10, 4x प्लस 6y बराबर 3। तो देखिएगा ये दो समीकरण लिए, इसका अनुपात निकालते हैं तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 10/3। बताइएगा बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 10/3। बताइए दो दो बराबर हुए, लेकिन तीसरा बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे कोई हल, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। और क्या होंगे, और क्या होंगे, असंगत होंगे, यानी x का मान नहीं निकलेंगे। और क्या होंगे, समांतर रेखा होंगे, समांतर रेखा होंगे, समांतर रेखा होंगे। बताइए सबको समझ में आया, समझ में आया तो हाँ दबाएं, H4 हाँ, नहीं तो ना दबाएं। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग जो है ना अपना प्रश्न की ओर चलते हैं। थ्योरम जितना हम लोग को समझना था बच्चों समझ लिए। अब देखिए हमें उम्मीद है कि प्रश्न आप लोग को आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। इसको फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। और जब लिखा हो जाए तो यस लिख के भेजिए, वाई। चलिए कुछ कुछ छात्र छात्राओं का आ रहा है कमेंट की हो क्या लिखा हुआ सब, तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब हम इसे मिटा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हम सबों ने 40 नंबर प्रश्न तक को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग 41 नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से बैठे रहे और समझे। अगर कहीं समझने में कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है। दो रैखिक समीकरणों के, दो रैखिक समीकरणों के, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं, लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं, यदि संपाती रेखाएं हैं, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं, तो उनके कितने हल होंगे, तो उनके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे फटाफट बताना है। तो उनके कितने हल होंगे। ऑप्शन है आपके सामने, एक हल, अनेक हल, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं,
और डी नंबर ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। सवाल क्या है आपका, दो रेखीय समीकरणों के रेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, बताइए। चलिए कुछ कुछ छात्र छात्राओं का आंसर आ रहा है बी, किसी का सी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा बच्चों, अभी अभी हमने बताया था कि यदि क्या हो संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। संपाती रेखा याद कीजिए, अभी तुरंत बताए थे, संपाती रेखा किसे कहते हैं, वो संगत रेखा भी होता है और अनेक हल, अनेक हल। याद कीजिए, अभी अभी तुरंत बताए थे कि यदि अनेक हल हो, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो, तीनों बराबर हो, तो वो अनेक हल होंगे, उसी को संगत रेखा कहेंगे, उसी को संपाती रेखा कहेंगे। तो जो भी भाई बंधु हमारा सी बता रहे हैं, इसका मतलब वो थ्योरी ध्यान से नहीं समझे हैं। बी इज राइट आंसर, ठीक है, बी हमारा राइट ऑप्शन है, ध्यान से समझना है। हमारा कौन सा सही होगा, अनेक हल संगत संपाती रेखा, कहता है ना संपाती रेखाएं हैं तो कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे या अनगिनत हल होंगे, जो भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हाँ, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। अगला नंबर है समीकरण, इस बार ध्यान से बताना है, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगे। दो समीकरण दिया हुआ है, कहता है इसका जो आलेख होगा किस प्रकार का सरल रेखा होगा। ऑप्शन इसी का लिख दे रहे हैं, संपाती सरल रेखा, संपाती सरल रेखा, और क्या होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, और क्या होगा समांतर सरल रेखा, सरल रेखा, चौथा है हमारा नन ऑफ दी, बताइए, ठीक है। क्या है सवाल, देखते हैं क्या उत्तर आया है। बी बी बी, सबका बी आ रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, दो समीकरण दिया हमारे पास, 3 बराबर 0 और क्या दिया है 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। कहता है इसका कैसा रेखा होगा, तो इसमें देखिए 2/12 माइनस 1 y के आगे 1 है बटे 7 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, तो बताइए अनुपात बराबर है क्या, नहीं है ना। एक एक देखिए 1/6 माइनस 1/7 3/5, यानी हम बोलेंगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं ना a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको हम लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू c1/c2, उसमें कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। तो कहलाएगा क्या a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कहने का मतलब जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो उसे हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे। याद कीजिए, अभी अभी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसे हम लोग कहेंगे अद्वितीय हल होगा, और क्या होगा संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा सही, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगे। बोलिए ऑप्शन बी जो जो बताएं सबका सही है, ठीक है।
ऑप्शन बी। ओके, इसका मतलब सभी भाई बंधुओं को समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? अब समझिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 43। एक्स माइनस वाई बराबर 0 का आलेख, एक्स माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? कैसी सरल रेखा होगी? बताइएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर होगी। दूसरा है वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर। तीसरा है मूल बिंदु से जाती हुई, मूल बिंदु से जाती हुई। और चौथा है हमारा नन ऑफ दीज। बताइए, एक्स माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? सी सी सी, देखते हैं। नहीं पता है सर। ओके, बहुत सुंदर बालिक है। देखिए, जिससे नहीं पढ़ रहा उसको घबराना नहीं है, जो नहीं आता सीख नहीं है, और क्या। देखिएगा, हमारा क्या है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस वाई। अब कहने का मतलब, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का भी मान 1 होगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का भी मान 2। जैसे देखिए, जब हम x का मान 1 रखते हैं, जब x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि जितना x का मान उतना ही। जब x बराबर 2, तो y बराबर भी कितना होगा, 2। अब हम इसको एक ग्राफ में खींचते हैं। देखिएगा बंधुओं, देखिएगा, ये होता है मूल बिंदु, ये होता है x, और ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। हम x का मान 1 लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 है, 2 है, 3 है, समझिएगा। जब x का मान 1 लेते हैं तो y का भी मान 1 है, यानी यहां पर बिंदा होगा x 1 y। फिर x का मान 2 लेते हैं तो y का भी मान 2, x 2 y 2। तो बताइए, ये रेखा कहां से जा रही है? ये रेखा हमारा मूल बिंदु से जा रही है, मूल बिंदु से जाती हुई है ना। वही कहता है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो मूल बिंदु से जाते हुए, यानी ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी। बताइए, किसी को समझने में दिक्कत हुआ? एक्स माइनस वाई बराबर 0 था, वाई को इधर ले आए प्लस वाई, यानी जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई भी 1 बराबर है, एक्स बराबर 2 तो वाई भी 2। अब ग्राफ खींचे तो किधर से जा रही है, तो मूल बिंदु से जा रही है, तो हम बोलेंगे मूल बिंदु से जाती हुई रेखा। बताइए, सबको समझ में आया? तो हाँ लिखें। ओके, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न दे रहे हैं बनाने के लिए, इसको सबको बनाना है, समझे?
समझिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 44। क्या कहता है, कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा x+2 इंटू एक्स माइनस टू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x/3। ऑप्शन बी है बच्चों x+2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू x+4। ऑप्शन सी है हमारा 2x पर स्क्वायर प्लस 3 इंटू बराबर 5 प्लस एक्स और 2x स्क्वायर माइनस 3। ऑप्शन डी है हमारा 2x+1/2x बराबर 4x²। बताइए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? बी आ रहा है सबका, देखते हैं। चलिए हम चेक करते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसका घात 2 हो। घात यानी सबसे बड़ा पावर जिसका 2 हो, उसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए x+2 x-2, ठीक है, बराबर, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए को सॉल्व करके देखते हैं। x+2 इंटू x-2 है बराबर क्या है? x² माइनस 4x/3। देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है a² माइनस b²। तो हम क्या करेंगे, a का मान है x² माइनस 2² बराबर x² माइनस 4x3। तो देखिए a² माइनस b², ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x गुना x² और 2 दूनी 4 बराबर x² माइनस 4x/3। दोनों तरफ समान चिन्ह कट जाता। बताइए -4 बराबर -4x3। बताइए ये हमारा द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, क्योंकि इसका घात 3 है, ये तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो x+2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू x+4। अब क्या करते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सूत्र क्या होता है, a² प्लस 2ab, 2 गुना a गुना b प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इधर 3 गुना x, तो 3x प्लस 3 चौके 12, 3 चौके 12 x² प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 3x प्लस 12। इसको उठा के इधर ले आइए एक तरफ, तो x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3x को इधर लाएंगे माइनस 3x प्लस 12 को इधर लाएंगे माइनस 12, उधर बचा 0। तो x² 4x में 3x घटेगा तो x बचेगा, 4 घटेगा 12 में तो माइनस 8 बचेगा 0। देखिए ये तो द्विघात समीकरण निकल गया। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? जिसका घात 2 हो। यानी हमारा ये सही है, ऑप्शन बी इज राइट। बी ऑप्शन राइट है हमारा। जब हमारा 4 ऑप्शन दिया हो, अगर कहे कि द्विघात समीकरण कौन है, कोई अगर आंसर निकल गया तो सबको सॉल्व करके चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग को सॉल्व करके देख लेना। चलिए, क्या समझ में आया सबको? ओके, समझिएगा। प्रश्न नंबर है हमारे पास 45। क्या कहता है, यदि समीकरण 2x² प्लस px-3 बराबर 0 का एक
मूल -3 हो तो P का मान क्या होगा, यानी P बराबर वाट, P बराबर वाट। ऑप्शन है हमारे पास 3, 5, 6, 4। 3, 5, 6, 4 बनाइए, क्या होगा 3, 5, 6, 4, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बनाइए तो। देखिए, देखते हैं किसी का भी उत्तर आ रहा है, और सब बताइए। किसी का सी आ रहा है, बहुत सुंदर। देखते हैं किसका सही होता है। किसी का डी आ रहा है। अब किसी को ए बता देना है, किसी एक का सही हो जाएगा। क्या बनेगा? सी सी सी। सुधांशु कुमार का वीडियो सही से नहीं चल रहा, सुधांशु वहां का प्रॉब्लम होगा। एक बार बताइए, और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या वीडियो चलने में? नहीं, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, एक बार कट करके फिर से जुड़ जाना है। ओके ओके, समझिएगा। समीकरण 2x² + 3x - 3 का एक मूल, मूल का मतलब मान यानी शून्य, -3 हो, कहता मूल कहे या शून्य कहे, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, एक ही होता है। इसका एक शून्य -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जो है px - 3 बराबर 0 है ना, एक मूल यानी x का मान दिया हुआ है बच्चों -3, तो जहां जहां x है वहां पर -3 रख देंगे। हम इसको लिख सकते हैं px बराबर ये, अब x की जगह हम रख देंगे -3, तो क्या आ जाएगा 2 गुना -3 का होल स्क्वायर प्लस p गुना -3, -3 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चाहे इसको ऐसे भी नहीं लिखेंगे, खाली x का मान रख देना है। देखिए 2 गुना 3 दिया 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, 3 गुना p, 3p - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, 2 दूनी 18 - 3p - 3 बराबर 0, ठीक है। या 18 में 3 घटाएंगे 12, सॉरी 15 होगा, 15 - 3p बराबर 0, -3p को बराबर किस पार ले जाते हैं तो +3p हो जाएगा, p = 15/3 हो जाएगा, तो p बराबर 5 हो जाएगा। जिस भी भाई बंधु का अगर 5 आया है, ठीक है, उसका सही है 5, यानी बी इज राइट आंसर। ओके, बताइए एक बार, सबको समझ में आया? यदि समझ में आया तो हाँ लिखें, अन्यथा ना लिखें। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है।
प्रश्न नंबर है हमारा बच्चों 46 नंबर। के किस मान के लिए द्विघात लीजिए। के किस मान के लिए, किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। के मूल वास्तविक और समान है। बताइए के किस मान के लिए समीकरण जो दिया हुआ है इसके मूल वास्तविक और समान है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है हमारा +-4, बी है +-7, सी है +-6 और डी है +-9। बताइएगा कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट आंसर बताते जाइए, जिसका बन गया हो बताइए। कोई दिक्कत नहीं दीपू, देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेट हुआ लेकिन जुड़ गया, यही काफी है। चलिए सुमित राज का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। और कोई बताइए। सुमित कुमार का आया है ऑप्शन बी। सुमित राज ए, सुमित कुमार बी। निगार का आया है ए। प्रियांशु ए। चलिए बच्चों अब हम बनाते हैं के किस मान के लिए समीकरण दिया हुआ है कि मूल बराबर होंगे। क्या समीकरण है देखिएगा, जिससे नहीं पता उसको ध्यान से समझना। 3kx + 4 = 0। आप लोग जानते हैं कि x² के आगे का मान a होता है, यानी a का मान हो गया 9। x के आगे का मान b, तो x के आगे क्या है हमारा 3k है, तो b बराबर लिखेंगे 3k। और बिना एक्स वाई के आगे का मान कहलाएगा बिना एक्स वाई वाला सी, यानी ए बी और सी का मान दिया गया है। अब कहता है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। याद कीजिएगा मूल वास्तविक और समान कब होता है, मूल वास्तविक और समान होने के लिए, और समान होने के लिए क्या होता है शर्त, याद कीजिए b² - 4ac = 0। जब b² - 4ac का मान 0 होगा तो होने वाला मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कहते हैं मूल वास्तविक और समान होंगे, तो मूल वास्तविक और समान का फॉर्मूला रख दिया। इसमें मान बैठाना है, क्या है हमारा b का मान 3k, इस पे होल स्क्वायर है, दे दिए 4ac। a का मान क्या है मेरे भाई मेरे बंधु 9 है। c का मान कितना है 4 है, तो बताइए 3k का स्क्वायर, तो 3 3 या 9, k गुना k स्क्वायर, 9 चौक 36, 36 चौक 144, 144। ठीक है, के स्क्वायर इधर हम क्या कर सकते हैं, बराबर 0 है, 0 नहीं छोड़ेंगे। 9k² बराबर -144 को बराबर की उस पार ले जाना है, +144 होगा।
के स्क्वायर बराबर 144/9, तो के स्क्वायर बराबर बताइएगा 9 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 16 से 16 होगा, क्या होगा 16। अब के बराबर तो उधर जैसे ही स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट, प्लस माइनस रूट होगा। तो के का मान क्या होगा, के का मान हो जाएगा हमारा 16 का वर्गमूल आप लोग को पता है +4। कितना लिखेंगे, क्यों, ये जब स्क्वायर बराबर टू स्क्वायर जाता है या तो ये वैल्यू प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, इसलिए प्लस और माइनस दिखाते हैं। बताइए सब कुछ समझ में आ गया तो एक दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। कुछ छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं, हटक रहे हैं, ऐसा घोर कलयुग में पाप मत कीजिए। चलिए समझ में आ गया, ओके ओके। जिससे जिससे नहीं बना था उसको लिखते चलना, ये एक तरीके से सोचिए आप लोग का टेस्ट हो रही है। जिसे आता है उसे भी बनाना है, जिसे नहीं आता उसे तो बनाना ही है। और एक खुशखबरी की बात यह है कि इस बार न्यू पैटर्न लागू हुआ है। न्यू पैटर्न जो है आप लोग के एग्जाम के बाद से प्रारंभ होने वाली है। और उस न्यू पैटर्न में क्या हो रहा है, 2 से 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। जैसे पीरियोडिक टेबल इस बार हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, लेकिन अगले साल से पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा। कुछ कुछ बायोलॉजी में चैप्टर जैसे हो गया हमारा परिवहन, उत्सर्जन, इन सभी चैप्टर को हटा दिया गया है। चलिए उम्मीद है लिखा हो गया होगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर है 47। हाँ 46 हो गया। यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो, अल्फा कोमा बीटा हो तो α² + β² हो तो नहीं, बीटा हूं तथा α² + β² बराबर 5 हो, बराबर 5 हो तो p का मान होगा, p का मान होगा। बताइए p का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है बच्चों आपके सामने +-3, बी नंबर ऑप्शन है +-2, सी नंबर ऑप्शन है +-1 और डी नंबर ऑप्शन है +-6। बताइए कौन सा आंसर होगा। जो भी छात्र छात्राएं सबसे पहले जवाब दीजिएगा उसको मिठाई खिलाएंगे। बताइए
आशीष यादव, ऑप्शन ए। देखते हैं आशीष। नहीं, गलत हो गया। और देखिए कौन जवाब दिए हैं, राजीव कुमार, ऑप्शन बी। अभी हम निर्णय नहीं लेंगे, पहले सब बताइए। सौमित कुमार, ऑप्शन बी। चलिए चलिए फटाफट बताते जाइए। ओके, प्रियांशु कुमार, ऑप्शन बी। क्या बात है, मेरी दीदी सब जवाब काहे नहीं दे रही है इस बार। चलिए अब हम बनाते हैं। क्या कह रहा है, कोई मिठाई नहीं खा सका। एक्स स्क्वायर प्लस 3p एक्स प्लस 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर बराबर क्या दिया है हमारा, 0। ठीक है, 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए अल्फा और बीटा क्या होता है, आपको पता होगा कि शून्यकों का योग एक होता है और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। बताइएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, एक्स के आगे का मान कहलाता है हमारा, तो चूंकि माइनस सूत्र में है, और बी का मान है हमारा 3p बटे ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे नहीं कुछ तो एक है, क्या है, एक। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 3p, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 3p। और निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बच्चों सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए। बताइएगा सी का मान कौन होता है, लास्ट वाला बिना एक्स वाई का, तो 2p स्क्वायर, और ए का मान क्या है, एक्स के आगे नहीं कुछ तो एक है, क्या है, एक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2p स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2p स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2p स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा अब हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया है, तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला रखना है जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस लिखेंगे 9। अब तो जो मान दिया है इसी को लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बराबर माइनस 3p, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3p का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर इधर माइनस गुना माइनस प्लस 3 दिया 9, p गुना p स्क्वायर। अब बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया है क्या, 5। क्या दिया है, 5। तो 5 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान निकला है 2p स्क्वायर। क्या निकला है, 2p स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे 2p स्क्वायर बराबर इधर क्या है हमारा 9p स्क्वायर। क्या है, 9p स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा इस p वाले को उधर ले आते हैं, देख सकते हैं 5 प्लस 2 दूनी 4p स्क्वायर बराबर 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर।
हम इसको जो है ना इस p वाले को उस तरफ ले आते तो 5 बराबर 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9 में 4 घटेगा तो 5p स्क्वायर, 5 5 कट गया बचा 1, यानी 1 बराबर p स्क्वायर। स्क्वायर को बराबर की स्क्वायर लाएंगे तो 1 के ऊपर रूट हो जाएगा, प्लस और माइनस रहेगा, यानी p बराबर प्लस माइनस 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 1 होगा। तो बताइए सबको समझ में आया? देखिए किसी किसी का उत्तर आया है, बहुत सुंदर। जिसका जिसका सी उत्तर आया है सबका सही है, इसका मतलब वो मिठाई का भागीदार हो चुके हैं। ठीक है, एक बार सब कोई बता दीजिए क्या समझ में आ रही है सबको? करिश्मा कुमारी क्या समझ में नहीं आया? नो, ओके, एक बार फिर से समझा रहे, समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया है। कता p का मान ज्ञात करें। हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है, हमने उतार लिया। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के आगे के मान को a कहते हैं और एक्स के आगे का मान b कहलाता है और बिना एक्स वाई वाला c कहलाता है। हम लोग जानते हैं शून्यकों की योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला आता है माइनस बी बटे ए। तो हमने लिख दिया माइनस बी, माइनस सूत्र में है बी का मान कौन होगा, एक्स के आगे का मान, तो माइनस 3p दे दिए। ए कौन होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे का मान तो 1 है, दे दिए। अब इसमें 1 से भाग देंगे तो माइनस 3p बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस 3p। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे, और इसे सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। c का मान कौन होगा, बिना एक्स वाई वाई यानी 2p स्क्वायर। ए कौन होगा, एक्स स्क्वायर के आगे ए, 1 से भाग दिए 2p स्क्वायर में 2p स्क्वायर, क्या आया हमारा 2p स्क्वायर। अब इन्हीं से हमें सॉल्व करना, हमें यहाँ दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। तो इसको क्या करें हम, तो इसमें हम जो इसको लिख दिए और दोनों तरफ वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग किए इधर भी किए, तो ये जैसे वर्ग किए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया और ये स्क्वायर में। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और इधर इसको गुना किए तो माइनस माइनस प्लस, 2 बार में 3 तिया 9, p गुना p स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 5 दिया, हमने यहाँ रख दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा निकला है 2p स्क्वायर, हमने रख दिया बराबर 9p स्क्वायर। इसको गुना किया 5 प्लस 2 दूनी 4p स्क्वायर बराबर 9p स्क्वायर। इसको बराबर की स्क्वायर लेके माइनस में आया, घटाए तो 5p स्क्वायर, दोनों तरफ कटा दिए, 1 बचा, स्क्वायर बराबर की स्क्वायर में आया, रूट हुआ और 1 का वर्गमूल 1। अब बताना है, समझ में आया? ओके, चलिएगा अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है हमारा 48। देखिएगा 48 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, के मूल होंगे। बताइए इसका मूल क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं।
ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। बी नंबर ए पी बटे सी नंबर क्यू स्क्वायर बटे ए पी। डी नंबर प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। बताइए कौन सा आंसर होगा? चलिए किसी का बी आया है, देखते हैं। किसी का डी आ रहा है, देखते हैं। चलिए अब हम बनाते, देखिएगा बच्चों, इसके मूल होंगे, यानी x का मान क्या होगा देखिएगा। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इस माइनस क्यू स्क्वायर को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम ये क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मान मूल बोल रहा है, यानी एक्स का मान, तो हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्यू स्क्वायर तो रहेगा और ये दोनों जो है ये बराबर के उस पार जाएगा, और ये गुना में है, किसमें है, गुना, और गुना बराबर के उस पार जाता है तो भाग होता है, भाग का मतलब बटे, भाग का मतलब बटे, यानी ये दोनों बटे। अब देखिएगा बच्चों, ये स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा, तो जैसे ही स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और 9 से तो रूट होगा बल्कि प्लस और माइनस भी होगा, यानी या तो ये मान प्लस में हो सकता है और या तो माइनस में हो सकता है, समझिएगा। अब बताइए क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्यू होगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा और पी स्क्वायर का वर्गमूल पी होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? ऑप्शन डी इज राइट। चलिए जिसका जिसका भी डी था सही है बच्चों, समझ में आ गया ना? जिसको जिसका नहीं बना है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर हमारा है अगला। क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है, प्रश्न नंबर है हमारा 49। समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। के मूलों का योग, मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, का अनुपात होगा। बताइए क्या होगा? मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 3:10, ऑप्शन बी है हमारा 3:25, ऑप्शन सी है हमारा 3:50 और डी है हमारा 5:3। बताइए कौन सा होगा? शून्यकों का योग और गुणनफल का अनुपात होगा। चलिए कुछ कुछ भाई बंधुओं का ये आ रहा है, देखते हैं।
ए। चलिए अब हम बनाते हैं, क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का योग एवं गुणनफल। आप लोग को पता है कि मूलों का योग, मूलों का योग इसी को कहते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा, जिसको कहते हैं माइनस बी बटे ए। ठीक है, और एगो क्या निकालेंगे हम लोग, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए। देखिएगा मूलों का योग क्या होगा, माइनस, और बी कौन होता है, एक्स के आगे, एक्स के आगे क्या है हमारा -15, तो 2 माइनस हो गया, बटे ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के आगे नहीं कुछ है, एक बताइए, माइनस माइनस प्लस, और 15 में 1 से भाग देंगे तो 15 ही होगा, यानी कि बताइए अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकला, 15 निकला। अब इसको निकालते, सी बटे ए, सी का मान कौन होता है, बिना एक्स वाला 50, ए कौन होगा, एक्स स्क्वायर के आगे 1, 50 में 1 से भाग देंगे 50। अब कहता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का अनुपात, यानी अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग अनुपात शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग है 15 अनुपात 50, कटा देते हैं, 5 तिया 15 और 10 बचे 50, यानी 3 अनुपात 10, 3 अनुपात 10, यानी ऑप्शन ए राइट। जो जो बता रहे थे ऑप्शन ए सबका सही था। ठीक है, इसको लिख लीजिए जिससे डिले बना हो। चलिए हो गया सबका, तो एक दबाएं, नहीं हुआ तो 2 दबाएं। बहुत सुंदर। समझिएगा, प्रश्न नंबर हम लोग का है 50। 50 क्या है, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है, तो द्विघात समीकरण याद करें, समीकरण याद करें। ठीक है, बनाइए इसका, तो ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत समय लगेगा, इसको बना के रखिए, फिर जब हम बनाएंगे सबको मिलान कर लेना है। ठीक है, ईमानदारी से इसको खुद से बनाना, इसका ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल हो तो द्विघात समीकरण याद करें। चलिए उम्मीद है बन गया होगा। अब हम बना रहे हैं, क्या कहता है, द्विघात समीकरण के मूल -5 -1 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। देखिएगा बच्चों, मूल जो होता है जिसको कहते हैं शून्य, तो द्विघात समीकरण का ना, तो वो होता है हमारा क्या, एक होता है शून्यकों का योग जिसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और जिसका मान हमारा क्या दिया, -5। फिर दूसरे को कहते हैं अल्फा इंटू
बीटा जिसका मान दिया है -1 और द्विघात समीकरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है। क्लास रुक रही है? सबका क्लास रुक रही है क्या? नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जिसका रुक रही है ना वो एक बार कट करके फिर से जुड़ जाए, सही हो जाएगा। ओके, समझिए, द्विघात समीकरण के मूल -5 -1 हो तो द्विघात समीकरण याद करें तो मूल जो रहता है पहला होता है शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को कहता है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का सूत्र होता है बच्चों, द्विघात समीकरण बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताइए x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? -5। बाहर में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? -1। तो x² माइनस माइनस प्लस 5 गुना x, 5x प्लस माइनस माइनस 1, यानी x² प्लस 5x माइनस 1। हाँ, हमें भी लग रहा है कि ये गलत बन गया। ठीक है, रुकिए, इसको सही कर रहे हैं। बाय मिस्टेक को ध्यान में दीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा रहेगा शून्यकों का योग और गुणनफल, तब इस फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा बच्चों, जब यहाँ लिखा रहेगा द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल, तब हम उस फॉर्मूला से, ऐसे हमारा क्या दिया है, x का मान दिया हुआ -5 और -1। घबराने की बात नहीं है। देखिएगा, आप देखिएगा, यदि x प्लस 3 बराबर 0 रहेगा तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या होगा? +3 को उधर ले जाएंगे -3, यानी x का मान यदि -3 है तो ये अपने पूर्व अवस्था में क्या था? x के साथ प्लस में था। उसी प्रकार यहाँ हमारा ये क्या है? -5 है, इसका मतलब ये x के साथ कैसा होगा? तो +5 होगा। कैसा होगा? +5। तो हमारा दो शून्यक है ना, ठीक है, तो लिखेंगे, जब ये हमारा दो शून्यक है तो ये अपने पूर्व अवस्था में कैसा होगा? x प्लस 5 होगा, और ये कैसा होगा? x प्लस 1 होगा। बताइए, किसी को दिक्कत हुआ यहां तक समझने में? बोलिए, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत हुआ कि जब ये माइनस है तब अपने पूर्ववर्ती अवस्था में क्या होगा? प्लस होगा। ये भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, नहीं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो x गुना x, x² प्लस x गुना 1, तो x। अब आगे चलते, +5 गुना x, तो +5x, प्लस 5 एकम 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, x² और x वाले को जोड़ देते हैं, 5x प्लस x, 6x प्लस 5। यही हो गया हमारा आंसर। बताइए, सबको समझ में आया? एक बार सबको बता दीजिए, क्या सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ, ओके ओके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। √81/2 है एक, √81/2 है एक। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी हमारा है पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दी। बताइए क्या होगा इसमें, तो सबको उत्तर देना चाहिए। चलिए, बहुत ही मस्त उत्तर आ रहा है सबका, आ रहा है ऑप्शन ए। देखते हैं, देखिए √81/2, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 81 का वर्गमूल 9 और 9/2। ये क्या हमारा परिमेय संख्या है, क्या है ये परिमेय संख्या, क्योंकि जो संख्या p/q के रूप में रहे और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं हो, या दूसरा कंडीशन क्या होगा, p और q सह अभाज्य संख्या हो, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या। तो देखिए यह सह संख्या है, p/q के रूप में है, ठीक है, इसलिए क्या हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 5। 2, 3, 6, 5, बताइए। सुनिए, 192 को अभाज्य गुणनखंड में, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 नामा 18, 2 छकी 12, 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छकी 12, 2 तिया 6, तथा 2 का घातांक कितना, इसको अगर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 है ना, 2 पर पावर 6 गुना 3, तो 2 का घात, 2 का घातांक क्या हो जाएगा, 6, क्या होगा 6। ऑप्शन सी इज राइट, सी ऑप्शन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तिरपन नंबर प्रश्न क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a का मान दिया है, Q का मान दिया है, तो R बराबर 0 दिया है, तो B का मान क्या होगा, ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन है 7, सॉरी 9, दूसरा ऑप्शन है हमारा 8, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 4। बताइए इनमें कौन सा सही होगा। कुछ कुछ बच्चों का ए आ रहा है, देखते हैं, हम भी बना लेते हैं। ए बराबर BQ प्लस R,
ए का मान है 72, बी का मान है हमारा नहीं दिया है, क्यू का मान दिया है 8 प्लस आर का मान दिया है 0। ठीक है, यानी 72 बराबर बी गुना आर, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं है, बी गुना आर, बी का मान चाहिए तो 72/8, यानी 9 8 72, बी का नाम मान हो जाएगा 9। ऑप्शन ए ठीक ठाक है, ए जिसका भी आंसर है। बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 54 है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन ए 2/15, बी 11/160, सी 17/60, डी 6/35। 6/35 बनाइए। किसका दशमलव प्रसार शांत है? बी आ रहा है, देखते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, शांत का नियम क्या है? 1/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में रहे तो ये शांत होगा, या कम से कम किसी एक के रूप में भी आ जाए तो भी वो क्या होगा? शांत होगा। तो देखते हैं, नीचे वाले को तोड़ना है। इसका नीचे वाला क्या है? 15। 15 को अगर तोड़ेंगे तो 3×5 = 15, 2 5 के रूप में आया क्या? नहीं आया, गलत हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए, यानी ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, 60 को तोड़ के 30 दूनी, हाँ 160 है, तो 80 दूनी 160, 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, यानी हम लिख सकते हैं 11/1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 गुना 5, यानी 2 और 5 के रूप में आया ना, ये शांत होगा। शांत कौन होगा? जो इस फॉर्मेट में आए, 1/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n बराबर जो आए इस रूप में, वो क्या कहलाएगा? शांत। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हरा। 54 हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? सम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा 8q+1, 8q+4, 8q+3, 8q+7। बताइए कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? बहुत अच्छा है बोले हमारे बताइए। पीछे मुझे क्या पीछे बोल रहे हैं? मैंने उसे कहा ना जो किसी का माइक अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। बताइए इसका आंसर कौन होगा? फटाफट बताइए सब कोई।
प्रियांशु कुमार का ऑप्शन आ रहा है बी। देखते हैं। दिव्यांशु कुमार का ऑप्शन आ रहा है नहीं पता, कोई बात नहीं, दिव्यांशु सीख लेना है। राज भारती का बी। चलिए अब हम बनाते क्या कराएं। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक कौन होगा, जो क्या हो, विषम संख्या यानी कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो इसमें तो अंत में देखना, अंत वाला संख्या एक क्या है, सम है कि विषम है, तो विषम है, तो ये विषम पूर्णांक है। इसको देखिए, इसके अंत में 7 है, क्या है, सम है कि विषम है, तो विषम है, ये विषम पूर्णांक है। ये भी विषम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ 4 है जो कि सम पूर्णांक है। क्वेश्चन कर रहा है कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो 8⁴ धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, जबकि ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो बताइए सबको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आज का क्लास बस इतना सा ही रहने देते, फिर मिलता है आप लोगों की सेवा में अगले दिन। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।